प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश के विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 साल में तेज रफ्तार पकड़ी है और जो उपलब्धियां पिछले 50 से 70 साल में हासिल नहीं हो सकी, उन्हें अगले 5 से 7 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश छोटे सपनों से काम नहीं चला सकता, बल्कि बड़े सपने और बड़े संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं, महिलाओं और तकनीक को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में करीब 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त आई ट्रेनिंग दी जाएगी। देश में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने और करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई। सरकार का लक्ष्य तकनीक, रोजगार और आत्मनिर्भरता के जरिए भारत को और मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब घरेलू गैस कनेक्शन के लिए eKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन जरूरी होगा। यह नियम पुराने और नए दोनों ग्राहकों पर लागू होगा और लाभार्थियों को भी eKYC करानी होगी। अभी इसकी कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन लंबे समय तक eKYC नहीं कराने पर कनेक्शन ब्लॉक होने की संभावना बताई गई है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के इंदिरा भवन में वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वंदे मातरम को लेकर कीज में लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बैठने की व्यवस्था को लेकर बात हो रही थी। इस मामले के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारत में फाइटर जेट के इंजन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रिलायंस और रोल्स रॉयस ने इसके लिए साझेदारी की है। दोनों कंपनियां भारत में एक विशेष एयरोस्पेस कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना पर काम करेंगी, जहां एयरक्राफ्ट इंजन का डिजाइन, विकास, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। साथ ही इंजन की डिलीवरी और लंबे समय तक सपोर्ट भी यहीं से देने की योजना है। इससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत ने 2036 ओलंपिक की तैयारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा तलाशने के लिए गांव-गांव और स्कूल टैलेंट हंट चलाया जाएगा। जिनमें 2000 बच्चों में खेल की प्रतिभा मिलेगी, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य देश के छोटे शहरों और गांवों से भी ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक अंदाज वाली खास पगड़ी में नजर आए। इस पगड़ी के जरिए उन्होंने भारतीय परंपरा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि देश को अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देने और भारत को दुनिया के लिए मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को देश की जिम्मेदारी समझने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज के युवा आने वाले 30 साल में बुजुर्ग होंगे, इसलिए उन्हें सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि अगली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पेंशन से जुड़े लोगों के लिए इलाज के खर्च को लेकर नई सुविधा की जानकारी सामने आई है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े लोगों को मेडिकल खर्च के लिए पेंशन फंड से रकम निकालने की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी बताया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जरूरत के समय लोगों को इलाज के खर्च के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। ईरान युद्ध से मिले सबक के बाद भारत अपनी ड्रोन क्षमता को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना के लिए करीब 10,577 करोड़ रुपए के ड्रोन से जुड़े काम किए जाएंगे। इसका उद्देश्य निगरानी, सुरक्षा और युद्ध के दौरान ड्रोन की भूमिका को मजबूत करना है। सरकार का फोकस इन रक्षा उपकरणों को देश में ही तैयार करने पर भी है, ताकि भारत की रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो सके। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर दिए गए कुछ राजनीतिक बयानों पर विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और इटली के बीच मजबूत और महत्वपूर्ण संबंध हैं, इसलिए दूसरे देशों के नेताओं को लेकर बयान देते समय राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि विदेश नीति से जुड़े मामलों में सार्वजनिक बयानबाजी करते समय भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। वहीं डीजल पर 24 रुपये और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर 19.5 रुपये प्रति लीटर टैक्स रखा गया है।
सरकार समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और कंपनियों के मुनाफे को देखते हुए इस टैक्स में बदलाव करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोआ जैसी चीजों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य मिलावटखोरी पर रोक लगाना और लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। अब संबंधित विभाग इन उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में उनकी बिक्री पर निगरानी बढ़ाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों और मिशनों में भी तिरंगा फहराया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान अधिकारियों और देशों में ही भारतीय समुदाय के लोगों ने तिरंगा फहराकर देश का राष्ट्रीय पर्व मनाया। कार्यक्रम में भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। हरियाली तीज के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगवान के विशेष दर्शन कराए गए। इस अवसर पर भगवान बांके बिहारी को हरे रंग के वस्त्र पहनाए गए और विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में करीब 1000 किलो सोने चांदी के सिंहासन पर भगवान की बांके बिहारी को हरे रंग के वस्त्र पहनाए गए के दर्शन की बात सामने आई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, इसलिए भक्तों की सुविधा को देखते हुए मंदिर के पट निर्धारित समय से पहले खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के दौरान पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर भारत की तैयारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, लेकिन भारत पहले से तैयार था। इसी तैयारी का फायदा देश को मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और भारत को भविष्य में भी तेल और ऊर्जा के मामले में किसी एक स्रोत पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद में की गई टिप्पणी के मामले में लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भेजा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल ने राहुल गांधी की टिप्पणी को असंसदीय बताते हुए स्पीकर से शिकायत की थी। अब लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से 28 अगस्त तक जवाब मांगा है। उनके जवाब के बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा फहराया। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और पुलिस तथा अलग अलग सुरक्षा बलों के जवानों ने शानदार परेड और मार्च पास्ट किया। वहीं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तिरंगा फहराया। दोनों जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी संख्या में लोग और अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के विकास को लेकर बड़ा रोड मैप सामने रखा। उन्होंने साल 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने और हर साल 1 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने की बात कही। अगले 2.5 साल में सरकार का मुख्य फोकस युवाओं को रोजगार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करने पर रहेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना है। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर विवाद और प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज के बाद कुछ जगहों पर पथराव कर रहे हैं और आरटी पर बीच कर रहे हैं भी हुआ। घटना में कई किसान घायल हुए, जबकि एक एसपी और डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ाई। बिहार के पटना में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया और राज्य के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने महिला सुरक्षा, रोजगार, निवेश, ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का फोकस बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन से स्कूल और कॉलेजों में पुलिस दीदी की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके अलावा नवंबर तक राज्य में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ओप जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज दोबारा रिकवर हो गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने सोशल मीडिया पेज वापस मिलने के बाद विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है और वो अपनी आवाज उठाती रहेगी। रिकवर होने के बाद पार्टी समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया के जरिए अपनी गतिविधियों और अभियानों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के कारण 114 सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 4 लोगों की मौत और सेना के 5 जवानों के लापता होने की खबर है।
मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विधायक सुसेंद्र महती ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों के हित में काम नहीं हुआ तो वह पार्टी छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। विधायक ने जनता से जुड़े मुद्दों, विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। उनके इस बयान के बाद मणिपुर की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है और इसे चुनाव से पहले पार्टी के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का अलग नजारा देखने को मिला। लश्कर ए तैयबा के आतंकी आबिद रमजान शेख के माता पिता ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। वहीं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर स्वतंत्रता दिवस मनाते नजर आए। लोगों ने बिना किसी डर के देशभक्ति के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी खुशी जाहिर की। उत्तर प्रदेश में आजम खान के खिलाफ लंबे समय तक प्रशासनिक कार्रवाई में चर्चा में रहे आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिला है। वह मुरादाबाद के जिलाधिकारी के पद पर भी रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अब मुरादाबाद डीएम की मंत्री आदम खान के खिलाफ के साथ को अपना चार्ज सौंप दिया है और छुट्टी पर चले गए हैं। आंजनेय कुमार को उत्तर प्रदेश में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के दौरान लाए जाने की बात भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रही है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा को लेकर बड़ा काम चल रहा है। अस्पताल की नई आईपीडी टावर की 24वीं मंजिल पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड लगभग तैयार हो चुका है। इससे गंभीर मरीजों और खासकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामलों में समय बचाने में मदद मिल सकती है। अस्पताल की पूरी टावर परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 17 अगस्त से होने जा रही है। इस चरण में लोगों से सामान्य जनगणना की जानकारी के साथ कुछ अतिरिक्त जानकारी भी ली जाएगी। पहली बार नागरिकों की डिजिटल साक्षरता और कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी भी दर्ज किए जाने की बात कही गई है। शुरुआत 4 जिलों से होगी और इसके बाद प्रक्रिया को दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाएगा।